हेलो एवरीवन, मैं चंदना मुर्मू। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए क्लास में। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया का पहला भाग, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिभाषा होता है, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक परमाणु किसी एक ही परमाणु को विस्थापित कर रहा था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो परमाणु विस्थापित होने वाले हैं। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ कुछ द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि जिस द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका कोई एक आप लोग को उदाहरण देना होगा जिसमें जो पदार्थ अवक्षेप बनता है वैसे उदाहरण को। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण हम लिखे हैं सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट जो है वो विलयन के रूप में रहता है, जलीय विलयन, यानी कि घोल के रूप में, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं वैसा। और बेरियम क्लोराइड जो है ये भी एक विलयन है, जिसको हम लोग AQ से निरूपित किए हैं। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, तो पहला विलयन में सोडियम का 2 परमाणु है, सल्फर है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। ठीक है, अब दूसरा में है बेरियम का है और क्लोरीन का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, दोनों विलयनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ और सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ चला जाता है। ठीक है, तो सोडियम का आयन धनायन रहता है और क्लोरीन का ऋण आयन होता है, यानी कि जो पहला अभिक्रिया के पहले यौगिक होता है वो भी धन आयन और ऋण आयन वाला होता है, और दूसरा जो यौगिक होता है वो भी धन आयन और ऋण आयन होता है। ठीक है, और दोनों यौगिकों के बीच जब अभिक्रिया होता है तो पहला यौगिक का धन आयन वाला तत्व दूसरे यौगिक के ऋण आयन वाला तत्व के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और सेकेंड में भी सेम वही होता है, पहला यौगिक का ऋण आवेश वाला या ऋण आयन वाला तत्व जो है दूसरे यौगिक के धन आयन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोनों घोल की अवस्था में रहता है, जलीय विलयन की अवस्था में, लेकिन जब अभिक्रिया के बाद प्रतिफल बनता है तो प्रतिफल में क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, और ठोस अवस्था के कारण ही इसको अवक्षेप कहा जाता है। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होने के कारण ही इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड वो जल में ही घुले हुए अवस्था में रह जाता है। ठीक है, तो अवक्षेप क्या होता है ये मैंने सबसे पहला क्लास में बताया था रासायनिक समीकरण में। ठीक है, रासायनिक समीकरण में ये मैंने बताया था कि जैसे दूध से जो दही का निर्माण होता है, तो दूध जो है वो पूरी तरह से द्रव्य अवस्था में रहता है, यानी कि घोल के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम लोग दही बनाते हैं तो वो उसका कुछ हिस्सा जो है ठोस में बदल जाता है। अगर उसको हम लोग छन्नी में छानते हैं तो वो पूरी तरह से पार नहीं होता है, तो उसका द्रव्य अवस्था यानी कि पानी वाला जो भाग होता है वही से पार होता है, और जो ठोस अवस्था रह जाता है वो छन्नी में ही अटक जाता है। तो वही उसी तरह से जो भी विलयन होता है अभिक्रिया के बाद जब वैसे ही कुछ पदार्थ का निर्माण करता है या फिर उसी तरह के रूप में बदल जाता है तो उसी पदार्थ को कहा जाता है अवक्षेप। ठीक है, ये हो गया, तो इसका नाम हम लिख देते हैं, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं Na की तरफ 2 परमाणु हैं, Na में 2 परमाणु है, सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, Ba1, इधर बेरियम 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2 हो गया है। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। ठीक है, अब अगला उदाहरण में हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl।
NaCl में सोडियम हो जाएगा ऋण आयन और क्लोरीन हो जाएगा धन आयन। इस विलयन का अभिक्रिया होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे सिल्वर धनावेशित होता है और नाइट्रेट जो है ये ऋण आवेशित होता है। तो इसका जब इन दोनों विलयनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो इनका भी जो आयन होता है वो आपस में विस्थापित होते हैं, यानी कि एक्सचेंज होगा। यानी कि पहला तत्व का ऋण धन आवेश जो है, धन आयन जो है दूसरे तत्व के ऋण के साथ जाएगा और पहला तत्व का ऋण आवेश वाला जो परमाणु है वो दूसरे यौगिक के धन आवेश वाले परमाणु के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड और दूसरा तत्व बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ये भी सोडियम एक है, इधर सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3। तो ये जो अभिक्रिया है ये अपने फॉर्मूला के द्वारा ही संतुलित है, तो इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी जो अलग अलग आयन वाले तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ विस्थापित हो रहे हैं। ये दूसरा अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, तो ये सब में जितने भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री के बहुत सारे तत्व और यौगिकों के नाम मिल जाएंगे, उनके संकेत मिल जाएंगे, सूत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें जितने भी तत्व हैं, यौगिक हैं, उन सबको कोशिश कीजिएगा याद करके रखने का। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन को जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के विलयन के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CuSO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया H2S। इन दोनों के विलयनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, कॉपर जो है ये धन आयन से आवेशित होता है, ये ऋण आयन, ये भी धन आयन, ये ऋण आयन। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। कॉपर जाएगा सल्फर के साथ और सल्फेट जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे CuS कॉपर सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, और दूसरा पदार्थ जो बनेगा वो होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट बन रहा है ये क्या हो रहा है, ये एक अवच्छेद बन रहा है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने से पहले इनको देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दो है, सॉरी लेफ्ट साइड में यहाँ और यहाँ दो, यहाँ और यहाँ दो हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, इसमें भी संतुलित करने का कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये है कॉपर सल्फाइड CuS और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इस अभिक्रिया में दोनों यौगिकों के आयन जो है आपस में विस्थापित हो रहे हैं और विस्थापित होकर के जब भी नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उनमें से एक पदार्थ जो है वो अवच्छेद बन रहा है। ठीक है, और बाकी जो है यानी कि कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो विलयन होगा उन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के रूप में एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा जिससे अवच्छेद कहते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये उस विलयन में ही घुले हुए अवस्था में रहेगा। तो ये जितने भी उदाहरण हो गए इन सभी में एक एक पदार्थ जो है अवच्छेद के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इन्हीं कारणों से द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ये उदाहरण से आप लोगों को पता चल गया। इस तरह से ये आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।
अगर आप लोग मेरे क्लास से कुछ सीखते हैं या फिर मेरे क्लास के कारण आपको कुछ जानकारी प्राप्त होता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।